महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। महात्मा गांधी का राजनीति में आगमन आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, कार्य लाभों और उपलब्धियों से भारतीय राजनीति को इतना अधिक प्रभावित किया कि आधुनिक भारत के इतिहास में 1920 ईस्वी से 1947 तक का युग गांधी युग के नाम से विख्यात है। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया और करोड़ों भारतीयों में नवीन उत्साह का संचय किया। महात्मा गांधी न केवल आध्यात्मिक संत थे, अपितु भारत के वह महान सपूत थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि और भारतीय जनता के कष्टों को समाप्त करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। वह सत्यनिष्ठा, धर्म सहिष्णु, निर्भीक, अहिंसा के पुजारी और क्रांतिकारी संत थे। उनका व्यक्तित्व चमत्कारपूर्ण था। उन्होंने अहिंसात्मक सत्याग्रह के बल पर शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश किया। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के साधनों से ब्रिटिश साम्राज्य से दीर्घकाल तक लोहा लिया और अंत में मातृभूमि को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराया। आज हम गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। मैं हूँ मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास। तो आइए सबसे पहले चर्चा करेंगे गांधी जी के जन्म एवं उनके वंश पे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ। तो गांधी जी के जन्म के बारे में आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर एक धर्मपरायण परिवार में हुआ। उनके पिताजी करमचंद तथा पितामह उत्तम चंद गांधी थे और उनके पिताजी जो थे करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट तथा बाकानेर रियासतों के दीवान रहे थे। उनकी जो माता थी वो पुतलीबाई एक अत्यंत धार्मिक महिला थी। वो नियमित रूप से पूजा पाठ किया करती थी तथा मंदिर जाती थी। गांधी जी की जो शिक्षा हुई, सबसे पहले हम उनकी शिक्षा की बात करेंगे। 1876 में गांधी जी ने अपने माता पिता के साथ राजकोट चले गए थे। वहीं उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। गांधी जी स्कूल में एक साधारण विद्यार्थी थे और 1881 में उन्होंने हाई स्कूल में प्रवेश किया। उस समय उनकी जो आयु थी वो 12 वर्ष की थी। गांधी जी यद्यपि मेधावी छात्र नहीं थे, परंतु वे समय के बड़े पाबंद थे। उनके विवाह की बात करेंगे। जो उनका विवाह हुआ वह गांधी जी का विवाह 1883 में 1883 में कस्तूरबा से हुआ। उनको बा कहकर बुलाया जाता था। 1885 में गांधी जी के पिता की मृत्यु हो गई और उसके कुछ समय पश्चात ही कस्तूरबा ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया। और इस प्रकार 1883 में गांधी जी ने मैट्रिक जो है अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की। उनका विवाह 1883 में ही हो चुका था और कस्तूरबा का जो साथ था उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम था। कॉलेज में प्रवेश, हम उनके कॉलेज में उन्होंने कहा। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद गांधी जी ने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु कॉलेज की पढ़ाई कठिन होने की वजह से उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और वह साथ ही साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सुधारना चाहते थे। इंग्लैंड के लिए प्रस्थान, जब वो कॉलेज छोड़ के आ गए तब वो 1888 में गांधी जी कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड को गए और इंग्लैंड जाते समय एक जैन साधु बेचरसी ने उनसे 3 प्रतिज्ञाएं ली थी कि वे मदिरा, पराई स्त्री तथा मांस का सेवन नहीं करेंगे, उसको नहीं छुएंगे। और इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने इन प्रतिज्ञाओं का पूर्णतः पालन किया। प्रारंभ में गांधी जी ने अपने आप को इंग्लैंड की सभ्यता में ढालने के लिए वस्त्र, संगीत, नृत्य आदि की पाश्चात्य शैली का अनुकरण किया, किंतु शीघ्र ही वह अनुभव किया कि वह सब कुछ जो कर रहे हैं वो निरर्थक है, आडंबरपूर्ण है और आत्म शिक्षा के मार्ग में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए उनकी आत्मा ने उन्हें भारतीय परंपराओं से विलग नहीं होने दिया। इंग्लैंड में रहते हुए गांधी जी ने पश्चिम की बहुत सी अच्छी चीज़ों को सीखा। वही उन्होंने जो है भगवत गीता का भी अध्ययन किया और इस अध्ययन जो है उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए।
भारत जब वो बैरिस्टर बन के 1891 में वापस भारत आए, 1891 में बैरिस्टर बन के गांधी जी वापस लौटे और उन्होंने राजकोट और मुंबई में वकालत की, परंतु उन्हें वहाँ वकालत में सफलता नहीं मिली। उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ा। न्यायालय में वो कई बार झेप जाया करते थे और बहस नहीं कर पाते थे। एक बार उन्हें ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट से मिलना पड़ा, परंतु उन्हें अपने चपरासी द्वारा गांधी जी को अपने कार्यालय से बाहर निकलवा दिया। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के असभ्य व्यवहार से गांधी जी को प्रबल आघात पहुंचा और उन्होंने उस पर मुकदमा चलाने का फैसला किया, लेकिन फिरोज शाह मेहता के अनुरोध पर गांधी जी ने अपना विचार बदल दिया। नेक्स्ट है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। यहीं से गांधी जी का जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में काफ़ी परिवर्तन होता है और यहीं से गांधी जी का एक नया अध्याय हम कह सकते हैं कि शुरू होता है। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान दादा अब्दुल्ला एंड फर्म के द्वारा 1893 में गांधी जी को एक मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजा जाता है। गांधी जी की विचारधारा एवं कार्य प्रणाली को आधार प्रदान करने में एवं बाद में भारत में उनकी उपलब्धियों में उनके दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों का अनेक रूपों में योगदान रहा। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों पर वहां की सरकार द्वारा विभिन्न कानूनों जैसे भारतीयों के लिए पंजीयन अनिवार्य, गैर ईसाई भारतीयों के विवाह को अमान्य करार देना आदि के माध्यम से अत्याचार करती थी। अतः गांधी जी ने इस शोषण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। वो कई बार जेल गए। दक्षिणी अफ्रीकी सरकार ने गांधी जी पर अनेक प्रतिबंध लगाए, यातनाएं दी, किंतु गांधी जी झुके नहीं। गांधी जी ने अपना आंदोलन जारी रखा। अंततः दक्षिणी अफ्रीकी सरकार ने भारतीयों की मुख्य मांगों को मान लिया। पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंध कानून समाप्त हो गया। भारतीय रीति रिवाज से विवाह करने की छूट दे दी गई। इस तरह शांतिपूर्ण अवज्ञा से शत्रु को आंदोलन की मांगे मनवाने पर मजबूर किया जा सकता है। ये जो प्रयोग था उसको करने में गांधी जी सफल हो गए। दक्षिण अफ्रीका में गरीब भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को ये विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उदात्त उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान को तैयार हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण विभिन्न धर्मों, समुदायों एवं वर्गों के लोग इन आंदोलनों में एकजुट होकर खड़े हुए और गांधी जी ने इनका नेतृत्व किया। इसमें हिंदू, मुसलमान, फारसी, गुजराती, ईसाई, दक्षिण भारतीय, अमीर व गरीब, पुरुष व महिलाएं सभी शामिल थी। इस तरह गांधी आजीवन जिस हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता व संभावना को मानते रहे, उनका आधार दक्षिण अफ्रीका के इन आंदोलनों में देखा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन के दौरान गांधी जी को यह अनुभव हो गया था कि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समर्थक व विरोधी, दोस्त व दुश्मन दोनों के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। गांधी जी ने अनुशासित कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की, जिसके जो अंतर्गत शांतिपूर्ण धरना, आधुनिक जो सामूहिक गिरफ्तारियां देना इत्यादि गतिविधियों का परिचय जो वहाँ पे करवाया जाता था, वहाँ पे उनको अनुशासित रहना सिखाया जाता था। आंदोलन को अचानक ही एक तरफा ढंग से गांधी जी द्वारा वापस ले लिया जाता था, जैसा कि 1908 में स्मर्ट्स के मौखिक वादे पर पहला सत्याग्रह वापस ले लिया गया था। इन कदमों को जो वहाँ के जो लोग हैं वो पसंद नहीं करते थे और गांधी जी के सहयोग भी उनकी आलोचना कर देते थे, परंतु गांधी जी विचलित नहीं होते थे। इस तरह जन सामान्य के उभार, किंतु साथ ही जन गतिविधियों को नेता द्वारा पूर्व निर्धारित सीमाओं तक और सर्वोपरि अहिंसक पद्धतियों तक ही कड़ाई से सीमित रखना गांधी जी की पद्धति का एक अहम हिस्सा था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को विरोधी राजनीतिक धाराओं से उन्मुक्त वातावरण में एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का अवसर मिला। फलस्वरूप गांधी जी के गांधीजीवादी रणनीति और संघर्ष के तरीकों की जो खामियां और मजबूरियां अच्छी तरह से समझ गए। अब उनके सामने चुनौती थी इस रणनीति को भारतीय राजनीति की भूमि पर आजमाना और इन्होंने इसे बखूबी अंजाम दिया।
इस तरह गांधी जी ने अपनी रणनीति और कार्य प्रणाली का जो क्रियान्वयन भारत में किया, उसकी प्रयोगशाला दक्षिण अफ्रीका में ही थी। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नाटोल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ 1899 में बोर युद्ध के समय उन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कोर का भी गठन किया था, जिसने युद्ध में उल्लेखनीय सेवा कार्य किया और उसके उपलक्ष्य में गांधी जी को बोर युद्ध पदक भी प्रदान किया गया था। साथ ही साथ 1906 में गांधी जी ने जुलू विद्रोह के समय भी स्ट्रेचर बेरर कोर की स्थापना की थी और 1907 में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन चलाया। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए उन्हें काफ़ी बार गिरफ्तार भी किया। 1910 में गांधी जी ने जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी और यहाँ भी वो जो उनके समर्थक थे काफ़ी अनुशासित तरीके से रहते थे। 1913 तक महात्मा गांधी इस टॉलस्टॉय फॉर्म में रहे, उसके बाद वो वहाँ से चले गए और उन्होंने 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे निष्क्रिय प्रतिरोध किया। सत्याग्रह का जो आरंभ किया वो दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू हुआ और उनके व्यक्तित्व में निखार आया, वो अलग ही गांधी के रूप में बने और 9 जनवरी 1915 को वो भारत उनका आगमन हुआ और यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत। गांधी जी के आगमन के समय जो भारतीय परिस्थितियां थी वह अलग ही तरह की थी और इस समय जनवरी 1915 में वो भारत लौटे थे और यहाँ शीघ्र ही जनता में उनकी जो लोकप्रियता थी वो काफ़ी बढ़ गई। लोगों ने अपने नेतृत्व की जो जिम्मेदारी थी उन्हें सौंप दी। इसी बिंदु पर सवाल उठता है कि गांधी जी के दर्शन और राजनीतिक कार्यक्रम का जनता में आकर्षण क्यों रहा और गांधी इतने लोकप्रिय क्यों रहे। इसे समझने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण को समझना होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद को एक निर्विवाद नेता के रूप में गांधी जी के उदय के लिए इस वातावरण के निश्चय ही अनुकूल संदर्भ पैदा हुए। उस समय की जो परिस्थितियां थी वो ऐसे ही तलाश में थी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत के रक्षा व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि लगभग 300% हुई थी। इसका मतलब था कि भारी युद्ध जनित कर्ज और करों में वृद्धि, चूंकि मालगुजारी अधिकतम की जा चुकी थी और फौरन नहीं बढ़ाई जा सकती थी, इसलिए व्यापार एवं उद्योग पर अप्रत्यक्ष करों का बोझ बढ़ा, सीमा शुल्क बढ़ा, आयकर में वृद्धि हुई, कंपनियों पर और अविभाजित हिंदू परिवारों पर भारी कर लगने लगे। इसके अतिरिक्त जो है उनका बोझ आखिरकार जो भारत की जो आम जनता थी उस पर पड़ने लगा। जहां घरेलू उपयोग के लिए पहले से ही अनाजों की कमी थी, वहीं बाहर लड़ रही फौजों के लिए अनाजों का निर्यात जारी रहा। इससे अनेक क्षेत्रों में अकाल जैसी दशाएं पैदा हो गई और जन असंतोष बढ़ा। फौज के लिए जबरन भर्ती किए जाने से जन असंतोष लगातार बढ़ रहा था। युद्ध के आर्थिक प्रभावों की मार से औद्योगिक व आयातित वस्तुओं के अनाज के दाम बढ़ रहे थे, गरीब किसान दुष्प्रभावित हो रहे थे। दूसरी तरफ भारतीय कृषि से निर्यातित कच्चे मालों के दाम उसी गति से नहीं बढ़ रहे थे, जिससे धनी किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस तरह भारतीय जनता के लगभग सभी वर्गों के लिए सामाजिक व आर्थिक स्थिति ने अफरा तफरी पैदा की और जनाक्रोश के आसन्न उभार के लिए आवश्यक सामाजिक लामबंदी की दशा पैदा की। गांधी जी के आगमन तक उदारवादी राजनीति से जनता का मोह भंग हो चुका था, उग्रवादी राजनीति निष्क्रिय हो चुकी थी और क्रांतिकारी आंदोलन का दमन हो चुका था। एक तरह से राजनीतिक शून्यता की स्थिति मौजूद थी और होम रूल आंदोलन की अवसरवादी रणनीति से गांधी जी सहमत नहीं थे और वह तत्कालीन संघर्षों के तरीकों से भी असहमत थे। उनके अनुसार संघर्षों का एकमात्र तरीका सत्याग्रह था और जनवरी 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो एक तरह से जनता ने उनका स्वागत किया और पूरे एक वर्ष वह गोखले जी के आग्रह पे
जो उनके राजनीतिक गुरु थे, उनके आग्रह पे वो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। उन्होंने भारत की वास्तविक स्थिति को देखा और उसके बाद उन्होंने जो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह से वहाँ सत्याग्रह की शुरुआत की। तो अगले जो वीडियो है उसमें जो सत्याग्रह की शुरुआत की, प्रथम सत्याग्रह की जो शुरुआत की और उनके जो अन्य सत्याग्रह थे उनके बारे में, आंदोलनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।